ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। कट्टरपंथियों के शिकंजे में बांग्लादेश, एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जहां बड़ी अशांति फैली हुई है। और शेख हसीना यहाँ की मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने इस्तीफा देकर भारत में शरण ले ली है। 1971 तक ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर मुझे आरंभ में लगा कि वह छात्रों द्वारा जायज मांगों के हक में शुरू की गई एक मुहिम है और इसलिए उसका समर्थन भी किया। हालांकि उन छात्रों ने किसी को यह भांपने तक नहीं दिया कि इस आंदोलन का नक्शा इस्लामिक कट्टरपंथियों और अलगाववादियों ने तैयार किया। अब इन छात्रों ने पूरे देश में आतंक का माहौल बना दिया और पिछले कुछ दिनों में ही इन कथित छात्रों ने करीब 1169 अध्यापकों को अपमानित कर उन्हें नौकरी छोड़ने पर विवश किया। इनमें से अधिकांश अध्यापक हिंदू हैं। उच्च एवं प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त रहे हिंदुओं सहित समूचे अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है यहाँ। और जिहादी लड़ाके और सजा याफ्ता अपराधी जेलों से रिहा किए जा रहे हैं। और जमात इस्लामी और जिहादी समूह हिजबुत तहरीर से प्रतिबंध हट गया है और आईएस का झंडा लेकर हिजबुत तहरीर के लड़ाकों ने ढाका में रैली की है। अलकायदा के दिशा निर्देशों पर गठित एहसानुल्लाह बंगला टीम के जिहादी नेता मोहम्मद जसमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया। और इस समय बांग्लादेश की सड़कों पर राजनीतिक दलों से ज्यादा जिहादी इस्लामिक समूह हैं। ये लोग खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं और इससे पहले कि बांग्लादेश पूरी तरह जिहादियों के चंगुल में फंस जाए, कुछ उपाय करने होंगे। और इसमें सबसे पहले तो जल्द से जल्द निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव में आवामी लीग सहित सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। चुनी हुई सरकार मजहब के आधार पर की जाने वाली राजनीति खत्म करे। इस प्रक्रिया में जमात इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता न दी जाए क्योंकि वह मूल रूप से मजहबी संगठन है। और इसी तरह हिजबुत तहरीर, आईएस और दूसरे आतंकी समूह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और हिंसक भीड़ द्वारा किया जा रहा कथित न्याय के सिलसिले पर विराम लगे और प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रखनी होगी। और संविधान के मजहबी आधार को हटाकर पंथ निरपेक्षता को लागू करना होगा। शिक्षकों एवं छात्रों को कक्षाओं में तथा सैनिकों को बैरकों में लौट जाना होगा। और मजहबी आधार पर बने नागरिक कानून खत्म करने होंगे तथा समानता की बुनियाद वाले दीवानी कानून लागू करने होंगे। आजादी के राष्ट्रपिता के म्यूजियम तथा मुक्ति योद्धाओं के जिन म्यूजियमों को तोड़ा गया उनका पुनर्निर्माण करना होगा। मदरसों को स्कूल में तब्दील करना होगा। पाठ्यक्रम में पंथनिरपेक्ष मूल एवं आधुनिक शिक्षा अपनानी होगी। सरकार को अपने खर्च सार्वजनिक करने होंगे। सूचना का अधिकार कानून पारित कर पारदर्शिता बढ़ानी होगी। शेख हसीना सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को लेकर तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो हो रहा है वह भी कतई सही नहीं है। शेख हसीना ने सत्ता छीनने वालों का ही लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। चारों तरफ बर्बरता का नंगा नाच चल रहा है। मोहम्मद यूनुस या फिर दूसरे जिम्मेदार लोग भी सार्थक हस्तक्षेप नहीं करते दिखते। उल्टे उग्र युवाओं के विध्वंसात्मक और अमानवीय क्रियाकलापों को विभिन्न तरीकों से प्रेशर दिया जा रहा है। और चुनाव को लेकर भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी नेता तारिक जिया ने को बांग्लादेश लौटने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सत्ता पर नियंत्रण फिलहाल जमात इस्लामी के पास है और वह नहीं चाहती है कि बीएनपी के नेता लौटें। तारिक जिया के बांग्लादेश लौटने पर जमात का महत्व घट जाएगा और इसलिए जमात चाहती है कि बगैर चुनाव के इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ देश की सत्ता जितने समय तक उसके पास रहती है वह उतना ही अच्छा होगा। और इसी तरह के वे लोग बांग्लादेश में पूरी तरह इस्लाम का शासन लागू कर पाएंगे। और दूसरी ओर शासन की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस रहस्यमय व्यक्ति हैं। यूनुस मूल रूप से एनजीओ वाले हैं और सवाल उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति से सत्ता संभलेगी। यह तो समय ही बताएगा कि वह कठपुतली है या फिर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। उनकी अभी तक का रवैया अच्छे संकेत नहीं देता है। उन्होंने 1971 के मुक्ति युद्ध को खारिज कर 2024 के छात्र आंदोलन को मुक्ति युद्ध का नाम दिया और मुक्ति युद्ध की स्मृति चिन्हों को ध्वस्त कर देने पर सरकार की तरफ से विरोध की आवाज तक नहीं निकली।
अब आंदोलनकारी स्मारकों पर हथौड़े बरसा रहे थे, तब यूनेस ने कहा था कि मुक्ति योद्धा विजय के उल्लास में डूबे हैं। विध्वंसात्मक कार्रवाइयों का इस निर्लज्ज तरीके से बचाव करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। बांग्लादेश में जितने भी अलगाववादी और कट्टर मुस्लिम हैं, वे वहाबी इस्लाम में यकीन करते हैं। वहाबी इस्लाम सूफीवाद का विरोधी है और इसलिए कट्टरपंथी अब सूफियों की कब्र या फिर मजारों को निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का रवैया प्रचंड भारत विरोधी है। वहां भारत विरोधी कई रैलियां हो चुकी हैं। शेख हसीना को शरण देने से लेकर बांग्लादेश में आई बाढ़ का ठीकरा भारत पर फोड़ा जा रहा है। लगता नहीं है कि यह सरकार भारत से बेहतर रिश्तों की इच्छुक है। बांग्लादेश में आप देखते हैं कि हिंदुओं की आबादी मात्र 8% है। हिंदुओं को सफाया किए बगैर एक कट्टरपंथी मानेंगे नहीं, और फिर सिया और अहमदिया मुसलमानों को भी खत्म कर देंगे। नास्तिकों, तर्कवादियों और उदारवादियों के लिए भी बांग्लादेश में कोई जगह नहीं होगी। फिर ये लोग आपस में ही लड़कर मरेंगे और उसके बाद भी इन्हें सद्बुद्धि नहीं आएगी। और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मध्य युग में चला गया, और जहां आप देखिए गैर इस्लामी लोगों और आधुनिकता के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ समय पहले आप देखिए बांग्लादेश की तरक्की की चर्चा हो रही थी, और बांग्लादेश को उस स्थिति तक पहुंचाने में शेख हसीना का योगदान कोई कम नहीं है। जिहादियों को बेशक उन्होंने जेल में डाला, मगर मजहबी तुष्टीकरण के लिए भी कई काम किए, जैसे मदरसे की डिग्री को मान्यता देने और इस्लामिक संस्कृति का विस्तार। उन्होंने जिनको सह दी वह उन्हें मात देने वाले साबित हुए। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका प्रख्यात साहित्यकार हैं, इनका नाम है तस्लीमा नसरीन। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय उठा सकते हैं, बता सकते हैं। सिर उठाते समानांतर सेंसर बोर्ड। कहीं कंगना की फिल्म का विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि ताकि खालिस्तानी आतंकियों की करतूतों पर पर्दा पड़े। ये आप देखिए इंदिरा गांधी पर जो मूवी बनाई हुई है ना, इमरजेंसी पर, कंगना रनौत ने, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। तो आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। 1975 से 77 के बीच जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। बाकी आप देख रहे हैं कि आजकल मूवियां भी एक तरफा बनाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी आती हैं जो आप देखेंगे, जैसे समझ रहे, सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव रहता है या विपक्ष की तरफ झुकाव रहता है। पत्रकारों का हाल देख लीजिए आप लोग। आप वो खबरें कवर करेंगे तो वो सत्ता पक्ष की अच्छाइयां बताएंगे, दूसरे कवर करेंगे तो सत्ता पक्ष की कमियां बताएंगे। कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट तो बता ही नहीं रहा है, जिनकी असल में सभी को जरूरत है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, आजादी के बाद से अभी तक रहा हो, उसके अच्छे काम भी रहे और कुछ मतलब आलोचना की जा सकती है कामों को लेकर। अब उस समय क्या परिस्थिति थी आप देखेंगे, नेहरू ने किस तरह से फैसले लिए, उस समय की बात अलग है। आप देख कुछ ना कुछ काम तो किए, आप समझ रहे, उनकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन ये कह देना पूरी तरह से कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, ये तो गलत बातें होती है। ऊर्जा, आत्मनिरीक्षण। जीवन में सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है, और आत्मनिरीक्षण से आशय स्वयं के भीतर झांक कर देखना एवं अंतर्मन के प्रत्येक कोने का भली भांति अवलोकन करते हुए प्रत्येक प्रकार के नकारात्मक अवयव को पहचानना। वस्तुतः समय के साथ प्रकृति का प्रत्येक घटक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। यह परिवर्तन परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। जहां अनुकूल परिस्थितियां हमारे अंतर्मन को परिष्कृत करने का कार्य करती हैं, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे आंतरिक जगत को विकृत करने में योगदान करते हैं। अंतर्मन की यह विकृति अनेक विपरीत मनोदशाओं को जन्म देती है, जो कहीं ना कहीं हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक बनती है। और यही कारण है कि हमें समय समय पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर घर कर चुकी बुराइयों एवं दुर्गुणों को पहचान कर सकते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर आत्मनिरीक्षण करने से हमारी कमियां दूर होने लगती हैं। यह ध्यान रहे कि आत्मनिरीक्षण कभी सापेक्षता के भाव के साथ नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें पूर्णतः निरपेक्ष होना पड़ेगा। निरपेक्षता यानी कि अपनी कमियों की पहचान में शिथिलता न बरतना, सख्ती एवं अनुशासन के साथ गलतियों को स्वीकार करना एवं भविष्य में उन्हें न दोहराने के लिए कृत संकल्प होना ही आत्मनिरीक्षण का सही तरीका है। आत्मनिरीक्षण एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में ही हम स्वयं तक आसानी से पहुंच सकते हैं और लोगों की भीड़ में हमारा मन कभी भी आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत से अनावश्यक बाह्य तत्व हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपने व्यक्तित्व को सतत रूप से परिष्कृत करते हुए उन्नति की चरमावस्था तक पहुंच सकते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, पढ़ लिया करिएगा। एक और कठोर कानून,
तो ममता सरकार की पहल पर बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा के प्रावधान वाला जो विधेयक पारित किया है उससे यौन अपराधी हतोत्साहित होंगे, यह कहना कठिन है। ये आप देखिए है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, 5 राज्यों से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और देखिए इनके अपने विचार होते हैं लेखकों के, याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि यह मानने के पर्याप्त कारण है कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह राजनीतिक संदेश देना अधिक है कि ममता सरकार दुष्कर्म के अपराधों के प्रति संवेदनशील है। ममता सरकार को यह संदेश देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने यही जताया कि बंगाल पुलिस और सरकार ने इस प्रकरण में गैर जिम्मेदारी और संवेदनहीनता का परिचय दिया। बंगाल विधानसभा की ओर से आनन फानन पारित किए गए विधेयक में कहा गया कि यदि दुष्कर्मी के किसी मामले में पीड़िता की मौत हो जाती या फिर वह कोमा में चली जाती तो अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। और पहले यह कहा गया था कि ऐसे मामलों में सजा सुनाए जाने के 10 दिन के अंदर दोषी को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन पारित किए गए विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि यह इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा संभव नहीं था। तय न्याय प्रक्रिया का पालन किए बिना फांसी की सजा पर अमल संभव नहीं है। किसी को फांसी की सजा तभी दी जा सकती है जब उच्चतम न्यायपालिका इसकी अनुमति दे दे, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि देश को दहलाने वाली निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने में 8 वर्ष लग गए। और कई राज्यों में आप देखिए कठोर कानूनों के चलते दुष्कर्म और हत्या के मामलों में निचली अदालतों की ओर से अपराधियों को फांसी की सजा तो रह रहकर सुना दी जाती है, लेकिन उस पर अमल मुश्किल से हो पाता है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 20 वर्षों में दुष्कर्म और हत्या के मामलों में केवल 5 अपराधियों को फांसी की सजा दी जा सकी। भले ही ममता सरकार यह कह रही हो कि अपराजिता महिला बाल सुरक्षा विधेयक भारतीय न्याय संहिता से कठोर है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक के से अधिक कठोर है। लेकिन यह प्रश्न है कि क्या इस विधेयक के कानून बन जाने पर वह माहौल कायम हो सकेगा जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं ना हो सकें। इसके प्रति इसके लिए आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर देशव्यापी रोष आक्रोश के बाद भी प्रतिदिन दुष्कर्म के समाचार आ रहे हैं। ये समाचार यही बताते हैं कि संबंधित कानून को दुरुस्त करने और पुलिस को अपना रवैया सुधारने के साथ ही समाज को भी चेतने की जरूरत है। आखिर समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी कब निभाएगा? इस दिशा में राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि राजनीति ही समाज को सबसे अधिक प्रभावित करती है। और मैं कह रहा हूं कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, परिवार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। एक अच्छा इंसान तो बना दीजिए। आप बात करते हैं उच्च शिक्षा देने की, विदेशों में पढ़ाने की बच्चों को, लेकिन एक अच्छा इंसान ही नहीं बन सकते हैं, क्या मतलब रहेगा? आप शिक्षक बनाने की बात करते हैं, शिक्षक कहते हैं कि हम ऐसा बना देंगे आपकी बच्चे को। अरे अच्छा इंसान तो बना दीजिए कम से कम, वो किसी की बहन, माँ, बेटी, बीवी की इज्जत तो कर सके, सम्मान तो कर सके। मैं कहता हूं शिक्षा विभाग की चिंता, तो उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा तमाम कोशिशों के बाद भी पटरी पर नहीं आ पा रही है। एक तरफ विभाग का आधा अधूरा प्रशासनिक ढांचा तो दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुस्ती इसे और बढ़ा रही है। ऐसे में शैक्षिक उन्नयन की योजनाओं की राह में कई तरह की बाधाएं खड़ी होती दिख रही हैं। राज्य गठन के बाद से ही शिक्षा विभाग इस समस्या से जूझ रहा है। शुरुआती कुछ वर्ष छोड़ दें तो प्रशासनिक स्तर पर ज्यादातर काम चलाऊ व्यवस्था रही है। अब फिर से वही हालात बन गए। विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक और SCERT के अलग अलग निर्देशक हैं, लेकिन वर्तमान में पूर्णकालिक एक ही है। और विडंबना यह है कि इन दिनों इन पदों को भरने के लिए विभाग के पास पात्र अधिकारी हैं ही नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण विभागीय योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। कुछ इसी तरह के हालात स्कूलों के भी हैं। अधिकांश हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज प्रभावी प्रधानाचार्य के भरोसे हैं। यह तस्वीर शिक्षकों की है। प्राथमिक से लेकर इंटर तक के स्कूलों में काफी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। कुछ समय पहले शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था को पटरी पर लाने का फार्मूला निकाला था, मगर यह पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुआ। विशद विशेषज्ञ के तौर पर सरकार ने इंटर कॉलेजों में इनकी नियुक्ति की थी, मगर अतिथि शिक्षक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में विभाग को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। और इस बीच शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का यह बयान उम्मीद जगाता है दिख रहा है कि जल्द प्रदेश में 851 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं और राज्यों के पर्वतीय और दूर दराज वाले इलाकों में नियुक्ति दे दी जाएगी। और यदि सरकार ऐसा कर लेती है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के लिए बड़ी राहत होगी। ये आप देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। माइक्रोप्लास्टिक का सर्वव्यापी संकट, आजकल आप देख रही है
कह रहे हैं ना कि जहां देखिए माइक्रो प्लास्टिक, शरीर में भी प्लास्टिक होने की बातें होने लगी हैं। माइक्रो प्लास्टिक इन साल्ट एंड शुगर नामक एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश में नमक और चीनी के लगभग सभी ब्रांडों में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भी माइक्रो प्लास्टिक का संक्रमण हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा 6.41 से 89.15 टुकड़े हैं, जबकि चीनी के नमूने में यह मात्रा 11.85 से 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम तक पाई गई है। माइक्रो प्लास्टिक का सर्वव्यापक होना बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण का ही दुष्परिणाम है। आज प्लास्टिक लगभग हर जगह व्याप्त है, कारखानों से बाजार और फिर बाजार से जो प्लास्टिक हमारे घरों तक आता है वह उपयोग के बाद पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहकर भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 1950 में दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण का आकार 20 लाख टन था, जो 2017 में बढ़कर आप देखते हैं 35 करोड़ टन हो गया है, जबकि अगले 2 दशकों में इसकी मात्रा के दुगना होने का अनुमान है। यह भी चिंताजनक है। आज दुनिया सालाना 4 अरब टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रही है, जिसमें से 1/3 प्लास्टिक एकल उपयोग वाली होती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल परिस्थिति तंत्र और अंततः मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक की उपस्थिति मृदा की उर्वरता को कम करती है और जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। यही प्लास्टिक जब जल स्रोतों में समाता है तो उसके छोटे कण पेयजल को दूषित कर देते हैं। वही वातावरण में या आप देखिए फैले प्लास्टिक के कण मानव और जीवों के श्वसन तंत्र के जरिए उनके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक आकार 5 किलोमीटर से कम और नैनो प्लास्टिक 1 माइक्रोन से छोटे के रूप में प्लास्टिक के छोटे कणों का साकेंद्रण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। प्लास्टिक के असंख्य टुकड़े पृथ्वी का औसत ताप बढ़ाते हैं और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अधिक विकराल हो रही है। माइक्रो प्लास्टिक का यह संकट न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से चिंताजनक है, बल्कि इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दे भी उभर रहे हैं। इस संकट के समाधान के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और सुरक्षित विकल्पों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना होगा, अन्य कारगर विकल्पों की ओर रुख करना होगा। साथ ही खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक की मौजूदगी पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है। एक काम किया करिएगा, कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा। इस तरह के टॉपिक पर अगर आंसर राइटिंग करने के लिए आ रहा है, निबंध लिखने के लिए आ रहा है, तो आप लोग जो माइक्रो प्लास्टिक है इसके नुकसान क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ फैल रहा है, क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं इसमें, तो वो सब लिख दिया करिएगा। ठीक है, हर पहलू को छूना चाहिए आपके आंसर को, आपके निबंध को। और जो कॉपी चेक करने वाला हो वो कहे कि हम ऐसे ही इंसान को ढूंढ रहे थे, समझ रहे आप लोग, उससे प्रभावित होना चाहिए आपकी कॉपी देखकर, आपका आंसर देखकर, आपकी लिखावट देखकर। ये टिप्पणियां भी देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। एक खान पान से भी जुड़ा है पर्यावरण का पहलू, तो इसे भी देख लेते हैं। लोक नीति विश्लेषक हैं अरविंद कुमार मिश्रा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। देश में इस समय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। हर साल सितंबर माह का प्रथम सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के प्रति जागरूक करना है। देश में पहली बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वर्ष 1982 में मनाया गया था। देखिए, इस तरह का कोई दिवस मनाया जाता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। पहली बार कब मनाया गया था, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या रखी गई है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य विषय थीम क्या है, सभी के लिए पौष्टिक आहार। और इसमें दो राय नहीं है कि स्वस्थ एवं संतुलित आहार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को पोषण प्रदान करता है और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्याप्त पोषण का सेवन करने वाले व्यक्ति अधिक कार्य करते हैं, जबकि खराब पोषण प्रतिरक्षा में कमी बीमारी के जोखिम को बढ़ाने, शारीरिक एवं मानसिक विकास को क्षीण करने तथा कार्य क्षमता में कमी पैदा करने का कार्य करता है। पोषण का उत्पादकता, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ जलवायु में नकारात्मक बदलाव बढ़े और इसका असर खाद्यान्न उत्पादन और उसके उपभोग के तरीकों पर पड़ा।
आज की बिगड़ी बिगड़ी दिन जीवनचर्या और गलत खान पान के कारण लोगों में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही खाद्य पदार्थ हजारों साल से हमारे पोषण और आजीविका का आधार रहे, और बढ़ती आबादी के साथ पशु आधारित खाद्यान्न पर निर्भरता बढ़ती गई और इसका परिस्थिति तंत्र पर गैर जरूरी दबाव बढ़ा, और अब यह जैव विविधता के असंतुलन के रूप में हमारे सामने है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक गैर शाकाहारी खाद्यान्न की बढ़ती खपत से घास के मैदान, ओजोन परत और वन मिट्टी और समुद्री जल को बेहताशा नुकसान पहुंचा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 14.5% हिस्सेदारी पशु आधारित खाद्यान्न उत्पादन की, और दुनिया के कुल चारागाह का 15% मवेशियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और इससे जैव विविधता के सामने नया संकट पैदा हो रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि इंसानों में होने वाले 60% संक्रमण पशु जनित हैं। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 80 अरब पशु हर साल मांस की जरूरत के लिए मार दिए जाते हैं। मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर होने से पशु आधारित खाद्यान्न की गुणवत्ता निचले स्तर स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जलवायु संकट के बीच पशुओं से मिलने वाले खाद्यान्न जैसे मांस, अंडे के शाकाहारी विकल्पों की मांग बढ़ी है। शाकाहारी भोजन में नए संस्करण, वीगन फूड, मांसाहारी खाद्यान्न के शाकाहारी विकल्प की ताकत को उपभोक्ता, बाजार और सरकारें समझ रही हैं। वनस्पतियों से बने शाकाहारी चिकन, मटन एवं कबाब, सोया और जई से बना दूध, वनस्पति से तैयार दही, पनीर एवं घी, वनस्पति चीज और बर्गर और बटर जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हमें स्वाद की नई दुनिया में ले जा रहे हैं। और वीगन फूड एक तरह का शाकाहारी भोजन ही है। आबादी में का एक बड़ा अनुपात मांस मछली का सेवन नहीं करता, लेकिन अंडे व डेयरी उत्पाद अर्थात पशुओं के से प्राप्त दुग्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। वीगन फूड में मांस मछली के साथ दुग्ध उत्पादों का विकल्प भी मिलता है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक वनस्पतियों पर आधारित खाद्य पदार्थों की मांग 20% सालाना की दर से बढ़ रही है। मांसाहार के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे वेगन फूड का बाजार अकेले भारत में 2030 तक 6,824 करोड़ रुपए का होगा। और कुपोषण से जंग में सहायक देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित पोषण के कई कार्यक्रमों के बावजूद कुपोषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले 5 साल में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टैंडिंग का स्तर 38 से 36% तक मामूली रूप से कम हुआ है। और स्टैंडिंग तब होती है जब आप देखिए किसी बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में अधिकांश राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में मोटापे की व्यापकता में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% हो गया है। 15 से 49 आयु वर्ग की 58% ग्रामीण महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं। देश की 75% आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है। और समग्र पोषण से जुड़ी ऐसी चुनौतियों के समाधान में पशु आधारित खाद्यान्न के वनस्पति आधारित विकल्पों को टिकाऊ बनाना होगा। पादप आधारित खाद्यान्न व्यक्ति की रोजमर्रा की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसमें पाए जाने वाले आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड और आयोडीन सुपोषण के आधार हैं। और पौधों में आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि आधार हैं, ये आप देखेंगे कि पौधों में संगृहीत विभिन्न यौगिक फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायक हैं। सोयाबीन से तैयार होने वाले शाकाहारी चिकन की ही बात करें तो यह प्रोटीन से भरपूर होता है। सोयाबीन में 33% प्रोटीन, 21% कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें वसा की मात्रा भी कम होती है। पिछले कुछ वर्षों में विकसित देशों में शाकाहारी खाद्य उत्पादों की लोकप्रियता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसकी वजह शाकाहारी खाद्य पदार्थों के उच्च पोषक तत्व हैं। दुनिया भर में वनस्पतियों से तैयार फूड से स्मार्ट प्रोटीन हासिल कर कुपोषण की जंग को आसान किया जा रहा है। भारतीय आहार पद्धति को देखें तो 70% लोग मांसाहारी हैं। इसका दबाव पशु आधारित खाद्यान्न प्रणाली पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में परिस्थिति तंत्र में असंतुलन से बचने के लिए पशु आधारित उत्पादों के उत्पादक आधारित विकल्पों को बढ़ाना होगा। वीगन फूड को लेकर भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक अनुकूलता हमारे पक्ष में है और हम मोटे अनाज, काबुली चना,
मसूर की दाल, मटर, चावल और सोयाबीन के शीर्ष 5 उत्पादकों में शामिल है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से आदिवासियों द्वारा श्री अन्न से ऐसे डिब्बाबंद और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं जो जंक फूड की बेहतरीन विकल्प हैं। और इनमें जो जौ की सूप, नूडल्स, मिलेट बार जैसे उत्पाद प्रमुख बन हैं। वनस्पति आधारित जई, सोया और बादाम दूध डेयरी के वैकल्पिक उत्पाद के रूप में उभर रहे हैं। वहीं इसकी खपत बढ़ने का प्रत्यक्ष लाभ किसानों को होता है। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति देश में विटामिन ए और डी की न्यूनता पर चिंता जाहिर कर चुकी है। ग्रामीण और शीत भंडार क्षमता का लाभ पशुओं से मिलने वाले खाद्यान्न के शाकाहारी विकल्पों की लोकप्रियता बाजार में उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन उत्पादों को मांसाहारी खाद्यान्न पदार्थों की तुलना में लागत सक्षम बनाया जाना चाहिए। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज आदि, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से हटा दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से निजी निवेशक अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्त होंगे और इसका लाभ वनस्पति आधारित खाद्यान्न के प्रसंस्कृत उत्पादों की वृद्धि के रूप में होता है। और इससे किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार होगा और जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी मिलेगी। और आप देखिए पौधे आधारित खाद्यान्न के सामने सबसे बड़ी चुनौती भंडारण की भी है। इस दिशा में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर 2000 टन क्षमता के भंडारण गोदाम बनाए जा रहे हैं। और देश की भंडारण क्षमता अभी 1450 लाख टन है, जो बढ़कर 700 लाख टन हो जाएगी। शून्य कार्बन उत्सर्जन में सहायक तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो इसके मुताबिक यूएन के मुताबिक 2050 तक विश्व की आबादी 9.7 अरब हो जाएगी और इस दौरान खाद्यान्न की मांग लगभग 59% बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक 8% लोग भूख के संकट से जूझ रहे होंगे। जलवायु में हो रहे नकारात्मक बदलाव विकासशील देशों की खाद्य श्रृंखला पर सबसे अधिक असर डाल रहे हैं। आज जलवायु संकट ने मनुष्य के साथ ही संपूर्ण प्रकृति के समक्ष आपातकालीन स्थिति निर्मित कर दी है और तेजी से बढ़ती आबादी का दबाव खाद्यान्न प्रणाली पर पड़ा है। ऐसे में खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता के लिए पशु आधारित खाद्यान्न के वनस्पति विकल्प सहायक होंगे। खाद्यान्न एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2050 तक वर्तमान स्तर से 50% अधिक खाद्यान्न पदार्थों की जरूरत होगी। देख लीजिए, ये सब पॉइंट आप लोग समझा करिएगा। इस तरह के टॉपिक पर कभी कुछ लिखने के लिए आ रहा है तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। सेहत खराब कर रहे जंक फूड। आज जंक फूड शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में बच्चों और युवाओं में स्वास्थ्य जनित समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अब जंक फूड के लिए जो समस्याएं हैं, इसकी समस्याएं आप लोग लिख दीजिएगा, याद रख लिया करिएगा उन्हें। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, कॉर्नफ्लावर और रागी, मैदा, मीठी मकई के साथ दाने, कुट्टू, चना दाल से बने उत्पाद पशु आधारित खाद्यान्न का विकल्प है। सोया, जई, बादाम जैसे तैयार दुग्ध और डेयरी उत्पाद खाद्य श्रृंखला में असरदार उपस्थिति बना रहे हैं। आवश्यकता है पौधों से तैयार होने वाले वीगन फूड के सर्टिफिकेशन को लेकर जागरूकता लाने की। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2021 में वीगन फूड के लिए अलग लोगो जारी कर चुका है। वीगन फूड के हर पैकेट में इस लोगो को पेंट करना अनिवार्य है। यह अंग्रेजी का भी अक्षर बीच में पत्ती की आकृति होता है और जिसे हरे रंग में चिन्हित किया जाता है। वीगन फूड को प्रसंस्करण और फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम से जोड़कर कुपोषण की जंग आसान बनाया जा सकता है। और FSSAI द्वारा संचालित फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम में चावल और दूध में बाहर से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ महज कुछ दूरी पर ये आप देखते हैं कि भाषा और खान पान के तरीके बदल जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि खान पान की आदतें क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुकूल हों। और यदि ऐसा करने में आप देखते हैं कि हम सफल हुए तो स्वाद के नए विकल्प वीगन फूड हमारे लायक जायके और सेहत के साथ धरती को भी सुंदर बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये सख्त हो भू कानून का इंतजार। ये कहां? उत्तराखंड की बात हो रही है। तो उत्तराखंड देश का एक ऐसा राज्य जिसके 71% से अधिक भूभाग पर वन क्षेत्र है। भूगोल अधिकांशतः पर्वतीय है और तो परिस्थितियों को विषम होना ही है।
और इन तमाम कारकों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और अवस्थापना सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती। यही वजह है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सख्त और सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग राज्य गठन के बाद से ही उठती रही है। इन दिनों भू कानून को लेकर तमाम जनमानस फिर उद्वेलित है। हाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सैकड़ों की संख्या में लोग सशक्त भू कानून की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। यह भी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। लेकिन इसकी संस्तुतियां को कब तक धरातल पर नहीं अब तक धरातल पर नहीं उतारा जा सका। भूमि का विषय उत्तराखंड में जन भावनाओं से जुड़ा रहा, लेकिन संरक्षित वन क्षेत्र के कारण यहाँ विकास कार्य व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। राज्य विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में से पलायन का एक बड़ा कारण यह भी कहा जा सकता है कि इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि राज्य गठन के बाद अनियोजित तरीके से भूमि की खरीद ने जोर पकड़ा। इसका असर जनसांख्यिकीय बदलाव के रूप में देखने को मिल रहा है। एक तो भूमि की कम उपलब्धता और उस पर राज्य से बाहर के व्यक्तियों द्वारा भूमि की व्यापक पैमाने पर खरीद फरोख्त, इससे राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग ने जोर पकड़ा। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ चुनाव में सख्त भू कानून को मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश भी राजनीतिक दलों द्वारा की गई। 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य बना, उस समय उत्तर प्रदेश के समय का ही भूभाग कानून यहाँ लागू किया गया। भूमि खरीदने और बेचने पर कोई प्रतिबंध न होने से यहाँ भू माफिया पनपने लगे और जब जमीनों का धंधा आसमान छूने लगा तो भू कानून को सख्त बनाने की मांग उठी। इसके पीछे राज्य के सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने की मंशा भी छिपी थी। 2002 में राज्य की पहली निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी सरकार ने भू कानून को सख्त बनाने की दिशा में कदम उठाए। इसी कड़ी में वर्ष 2003 में बाहरी व्यक्ति को आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद की ही अनुमति देने का प्रतिबंध लागू किया गया और कृषि भूमि की खरीद पर सशर्त प्रतिबंध लगाया गया। तो 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार जिलाधिकारियों को सौंपा गया। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े विषयों में भूमि खरीद के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। तब भू कानून में यह स्पष्ट भी किया गया कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली जाएगी उसे 2 साल में पूरा करना होगा। यद्यपि बाद में यह ढील दी गई कि परियोजना तय समय में पूरी न होने की स्थिति में उचित कारण बताकर इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। और इस सब के बावजूद राज्य में जमीनों की तेजी से खरीद फरोख्त का क्रम बना रहा और दरअसल तिवारी सरकार के कार्यकाल में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज मिला तो तमाम प्रतिष्ठानों के लिए कृषि भूमि की खरीद की गई और तब नए उद्योग भी राज्य में स्थापित हुए। भूमि की खरीद फरोख्त ज्यादा तो हुई, लेकिन इसका उपयोग आवासीय एवं अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाने लगा। ऐसे में भू कानून में फिर से बदलाव की मांग उठने लगी। वर्ष 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की खंडुटी सरकार ने भू कानून को कुछ और सख्त किया और इसमें भूमि की खरीद पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों का सत्यापन अनिवार्य किया गया और साथ ही बाहरी व्यक्तियों के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद की अनुमति को घटाकर 250 मीटर कर दिया गया। यद्यपि उद्योग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान जैसे कार्यों के लिए भूमि की जरूरत का ध्यान रखा गया और उस समय यह मांग भी उठी कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में भू कानून बनाया जाए। हिमाचल में कृषि भूमि को कोई तभी खरीद सकता है जब आप देखिए वह किसान हो और लंबे समय से वह रह रहा हो। यह नहीं कि हिमाचल राज्य का गैर कृषक व्यक्ति भी भूमि नहीं खरीद सकता। यह बात अलग है कि सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 2017 में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में कई संशोधन किए गए। कृषि, उद्योग, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि खरीद के पूर्ववर्ती 12.5 एकड़ के दायरे को बढ़ाकर 30 एकड़ तक कर दिया गया और विशेष मामलों में इससे ज्यादा भूमि खरीद की व्यवस्था भी कर दी गई। यानी एक तरह से आप देखिए सीलिंग लगभग समाप्त सी हो गई। ऐसे में इसका विरोध होना स्वाभाविक था। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सख्त भू कानून की मांग ने जोर पकड़ा। तब सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून पर विचार और संस्तुतियां देने के लिए समिति गठित की। यह समिति अपनी संस्तुतियों समेत रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और इसमें भूमि खरीद से पहले क्रेता विक्रेता दोनों का सत्यापन कराने, खरीद का उचित कारण बताने, 12.5 एकड़ की सीलिंग खत्म कर नई व्यवस्था को कड़ा बनाने और जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी जाए उसका उपयोग तय समय में सुनिश्चित कराने जैसी संस्तुतियां की गई। और आप देखिए धामी सरकार इनका कानूनी दृष्टि से परीक्षण करा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति इन संस्तुतियों का परीक्षण कर रही है, लेकिन लंबी अवधि गुजरने के बाद भी इस दिशा में ठोस पहल नहीं हो पाई
और यही कारण है कि भू कानून का मुद्दा राज्य में फिर से गरमाने लगा है। विपक्ष भी इसे खूब हवा दे रहा है। यद्यपि सरकार ने साफ किया कि वह राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लाएगी। ये बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, भारत अमेरिका संबंध की बात हो रही है। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ते होंगे, और पढ़ना भी चाहिए मुझे लगता है। पिछले दिनों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर थे और उनकी यात्रा का मकसद भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना था। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को भारत में काम करने के लिए आमंत्रित किया। यदि अमेरिकी रक्षा कंपनियां भारत आती तो दोनों देश मिलकर जिन रक्षा उत्पादों का निर्माण करेंगे वे आधुनिक किस्म के होंगे और इस प्रयास में सफलता मिलने पर भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा भारत रक्षा निर्यात में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। राजनाथ सिंह ने यात्रा के दौरान वॉशिंगटन में 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। पहला आप देखिए सुरक्षा आपूर्ति समझौता और दूसरा है संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता। सुरक्षा आपूर्ति समझौते के जरिए अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए पारस्परिक समर्थन प्रदान करने पर सहमत हुए और इसके तहत दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त कर सकेंगे। अमेरिका अब तक यह समझौता आप देखिए 17 देशों के साथ कर चुका है, भारत 18वां देश है। वही संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जो समझौता हुआ उसके तहत दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और इस समझौते के तहत भारत हिंद प्रशांत कमांड फ्लोरिडा में एक विशेष ऑपरेशन कमांड एवं बहरीन में अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय संयुक्त समुद्री सेना में तीन कर्नल स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करेगा। और वैसे समझौते की औपचारिकता से पहले ही ऐसे अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। हाल में अमेरिका में एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोवाय और उससे संबंधित उपकरण भी भारत को बेचने की अनुमति दी है और इस पनडुब्बी रोधी सामग्री से समुद्र में भारत की ताकत बढ़ेगी और चीन की साजिश पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सोनोवाय के मिलने से भारत की MH-60R हेलीकॉप्टरों ने पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन की क्षमता बढ़ेगी और इसी वर्ष मार्च में भारत ने 6 MH-60R हेलीकॉप्टरों का पहला स्क्वाड्रन तैयार किया। भारत ने नौसेना हेलीकॉप्टर बेड़े को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2020 में अमेरिका से 24 लॉकहीड मार्टिन सिकोर्स्की MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों की खरीद का ऑर्डर दिया था। सोनोवाय तकनीक की अच्छाई यह है कि शत्रु की नजर में नहीं आती और लक्ष्य को सीख पता कर लेती है। लक्ष्य चाहे जितना अधिक ऊंचाई पर हो या चाहे जितना नीचे हो, दोनों ही स्थितियों में लक्ष्य को खोजना इसके लिए आसान होता है। सोनोवाय की लंबाई 3 फुट और मोटाई 5 फुट है और इसको नौसेना की युद्धपोत या फिर हेलीकॉप्टर से समुद्र में छोड़ा जाता है। यह रेडियो ट्रांसमीटर तथा हाइड्रोफोन की मदद से लक्ष्य को शीघ्रता से ढूंढ लेता है। सोनोवाय एक प्रकार के सोनार उपकरण होते हैं जो समुद्र में पानी के अंदर शत्रु की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पानी में नीचे पहुंचने के बाद ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पनडुब्बियों की स्थिति को पता कर लेते हैं और इनका उपयोग नौसैनिक अभियानों में शत्रु की पनडुब्बियों को खोजने, उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाएगा और निश्चित ही इससे नौसेना की ताकत काफी अधिक बढ़ लाएगी और सोनोवाय से समुद्र में देश की पनडुब्बियों की सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी। और इसके अलावा भारत ने अमेरिका से असॉल्ट राइफलें खरीदने का भी निर्णय लिया। इसी के तहत भारत ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी सिग सायर को 73,000 सिग 716 असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर दिया और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच यह कदम उठाया। सिग 716 असॉल्ट राइफल की मारक क्षमता 500 मीटर है। इसकी बैरल की लंबाई लगभग 16 इंच है और इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां लोड होंगी और यह प्रत्येक मिनट में
685 राउंड फायर करती है। 73,000 से 716 असॉल्ट राइफलों के मिलने के बाद भारत के पास इनकी संख्या 1,45,400 हो जाएगी। इन राइफलों को चीन एवं पाकिस्तान की लगती सीमाओं पर तैनात किया जाएगा और इस तैनाती से सीमाओं पर भारतीय सेना और मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है आपके दैनिक जागरण के संपादकीय पाठ की। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा प्यारा लिखा जाता है और आपके एग्जाम के लेवल का ही लिखा जाता है। जहरीली हवा में सांस लेता बचपन। दिल्ली के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में प्रति वर्ष लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। हाल ही में आई यूनिसेफ और अमेरिका के गैर सरकारी संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की साझा रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 2021 में वायु प्रदूषण के कारण कुल 81 लाख लोगों की मौत हो गई। जब वायु प्रदूषण के नुकसान की आप लोग बातें कर रहे हो ना, तो ये आप लोग उल्लेख कर दिया करिएगा, इन रिपोर्टों के बारे में बता दिया करिएगा। यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करें तो इस संस्था के बारे में भी याद रखिए। और देखिए, यूनिसेफ हो कोई भी संगठन हो, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इनमें 5 वर्ष से भी कम आयु के 7.09 लाख बच्चे थे। आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में हर घंटे 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। भारत में 2021 में वायु प्रदूषण से आप देखिए 1,69,400 बच्चों की मौत हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में हो रही बच्चों की मौत के आंकड़े व्यथित और परेशान करने वाले हैं। ये आंकड़े आप लोग जरूर बताइएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूषित हवा ने गंदे पानी तथा गंदगी से होने वाली मौतों को भी पीछे छोड़ दिया और गरीब देशों के बच्चों पर वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी देशों में तो उच्च आय वाले देशों की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत 100 गुना तक अधिक है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में बच्चों की मौतों का यह आंकड़ा तब है जब सन 2000 के बाद से दूषित हवा से बच्चों की मौत करीब 53% तक घटी है और जिसका प्रमुख कारण घर के भीतर हवा की गुणवत्ता में सुधार होना है। घर के अंदर हवा को स्वच्छ रखने में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मगर दुनिया भर में अब भी करीब 230 करोड़ लोगों के पास खाना बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा नहीं है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 4.76 लाख बच्चों की मौत हुई थी और जिसमें से अकेले भारत में 1.16 लाख नवजात बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से हुई। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2018 में प्रकाशित एयर पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ नामक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2016 में दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के 6 लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई थी और उनमें से 1 लाख से अधिक बच्चे भारत के थे। वायु प्रदूषण के कारण नवजात शिशुओं की सर्वाधिक मौतें अफ्रीका और एशिया में होती हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। WHO के अनुसार दुनिया भर में करीब 90% बच्चे, जिनकी कुल संख्या 1.8 अरब से भी ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब 2 अरब बच्चे खतरनाक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से आप देखते हैं कि 62 करोड़ बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में हैं। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के कारणों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि कुपोषण के कारण इस आयु वर्ग के बच्चों की मौत की बड़ी वजह वायु प्रदूषण है। गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव होने से गर्भ में पल रहे शिशुओं पर भी वायु प्रदूषण का घातक असर पड़ता है। अब आपसे जो बच्चे जन्म ही नहीं लिए, उन पर भी वायु प्रदूषण का असर पड़ रहा है और इससे समय से पूर्व प्रसव या फिर कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं। ये दोनों शिशु मृत्यु के प्रमुख कारण है। समय से पहले जन्मे बच्चों का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चों के अस्थमा तथा अन्य बीमारियों का शिकार होने का काफी खतरा रहता है। द लासेंट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल में अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण से वातावरण में फैलने वाले कण या आप देखिए कण और रसायन आजन्मे बच्चों के दिमाग, फेफड़े, अन्य विकासशील अंगों तक पहुंच रहे हैं, जो संभवतः रूप से उनके स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा जून 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि भारत में लगभग सभी स्थानों पर वायु प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक है और जिससे बच्चे फेफड़ों से संबंधित बीमारियों, अल्प विकसित मस्तिष्क का शिकार हो रहे हैं। 5 वर्ष में कम से कम
कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में से करीब 15% वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली सांस संबंधी बीमारियों के कारण होते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट्स इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष डैन ग्रीन ग्रीनवाम के मुताबिक नवजात का स्वास्थ्य किसी भी समाज के लिए भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और इन नए साक्ष्यों से दक्षिण एशिया अफ्रीका में नवजातों को होने वाले अधिक खतरे का पता चलता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो यहाँ खड़े हैं ना, इनका अगर उपयोग आप लोग आंसर राइटिंग में करते हैं, निबंध में लिख करते हैं, तो वो जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो होगा सोचेगा तो कम से कम आपको मालूम है, आप देश दुनिया की खबरें याद रखते हैं। अत्यधिक अत्यधिक प्रदूषण में पलने वाले बच्चे अगर बच भी जाएं तो आप देखते हैं कि उनका बचपन अनेक रोगों से घिरा रहता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं और जन्म के समय कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं। गर्म में भी बच्चे वायु प्रदूषण के प्रभाव से अछूते नहीं है, उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, उनमें दमा और हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष लाखों बच्चों की मौत हो जाती है और विभिन्न अध्ययनों से पता चला कि घरों के भीतर का वायु प्रदूषण भी बच्चों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक नवजात शिशुओं की मौतों में से 2/3 का कारण घरों के अंदर का प्रदूषण है। विश्व स्तर पर वाहनों से उत्सर्जन गैसों और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन पर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन घरों के अंदर प्रदूषण के स्रोतों पर अक्सर कोई चर्चा नहीं होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वैज्ञानिकों के मुताबिक खाना पकाने, साफ सफाई तथा घर के अन्य सामान्य कामकाज के दौरान पार्टिकुलेट मैटर और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC उत्पन्न होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर खाना पकाने और साफ सफाई के दौरान उत्पन्न होते हैं, जबकि शैम्पू, परफ्यूम, रसोई और साफ सफाई वाले घोल VOP के प्रमुख स्रोत हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रकार के तत्व विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा कैंसर कारक भी होते हैं। घरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों का सबसे बड़ा कारण आजकल अधिकांश घरों में विभिन्न घरेलू कार्यों में तरह तरह के रसायनों का बढ़ता उपयोग माना जा रहा है। ऐसे ही रसायन युक्त पदार्थों के बढ़ते चलन से घरों के अंदर फार्मेल्डिहाइड, बेंजीन, अल्कोहल, कीटोन जैसे कैंसर जनक हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिनका बच्चों के स्वास्थ्य पर घातक पर असर पड़ता है। बहरहाल वायु प्रदूषण के बच्चों पर पड़ते दुष्प्रभाव और हर वर्ष वायु प्रदूषण के कारण हो रही लाखों बच्चों की मौत को लेकर पूरी दुनिया को अब संजीदगी से इस पर विचार मंथन करने और ऐसे उपाय किए जाने की आवश्यकता है और जिससे मासूम बच्चे बचपन प्रदूषण का इस कदर शिकार ना बने। इस तरफ हमें सबको सोचना भी चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए। अब सोचिए, अगर हमारे पूर्वज हमारे लिए इस तरह की, आप देखते हैं कि कम से कम जितनी छोड़ गए, स्वच्छ हवा तो छोड़ गए, पेड़ छोड़ तो गए हमारे लिए। और मैं कहता हूं ऑक्सीजन का, हवा का आप लोग यहाँ से महत्व समझ सकते हैं। कोरोना महामारी में आपने देखा, पेड़ों को लगाइए। मैं कहता हूँ कभी कोई आपके यहाँ खुशी का माहौल है, 1-2 पेड़ आप लोग जरूर लगा दिया करिएगा। लाखों रुपए आप लोग खर्च कर देते हैं पार्टियों में। ध्यान रखिए, देखिए सबको भुगतान करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन हो चाहे किसी भी तरह का प्रदूषण हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।